एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जिसके लिए हमने एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट की थी और साथ ही हमने हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन के बारे में। यदि एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ई एन एनर्जी स्टेट के लिए उसका करस्पॉन्डिंग आइगन वेव फंक्शन हम साई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन इट विल बी गिवन इक्वल टू दी ए एन ई रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय एच एन विच इज द फंक्शन ऑफ द वाई पैरामीटर। यहाँ पर हमने एक नया पैरामीटर अब इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज द ए एन। ये ए एन पैरामीटर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कहलाता है एंड द वैल्यू ऑफ इट्स नॉर्मलाइजेशन फैक्टर कैन बी डिटरमाइंड बाय द नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। सो फर्दर नॉर्मलाइजेशन फैक्टर ए एन को कैलकुलेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक का, and it will be equal to the integral from minus infinite to plus infinite psi n complex conjugate dx। अब क्योंकि हमारा जो psi n वेव फंक्शन है उसमें कोई भी आयोटा की टर्म अवेलेबल नहीं है, सो सिंपली psi n का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट भी psi n के इक्वल होगा। सो हम यहाँ पे इसका स्क्वायर कर सकते हैं। So it will be equal to the integral from minus infinite to the plus infinite a n h n y e raised to the power minus y square upon 2 का होल स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ अज्यूम किया है let y is equals to the, ये हमने पहले भी अज्यूम किया था, let y is equals to the under root of the m omega upon h cross into the x। अब अभी हमारे पास में जो इंटीग्रल की लिमिट है वो dx के लिए है। अब क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि हर्माइट पॉलिनोमियल y का फंक्शन है और हमारे पास में यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 के टर्म है, सो इस कंडीशन में हमें यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है dx के रिस्पेक्ट में हमें उसको y के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। सो इसीलिए हम यहाँ पे y की वैल्यू लिख रहे हैं एंड y इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय x। यहाँ पर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, सो dy विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस इनटू dx। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू को dy के फॉर्मेट में इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमारी इक्वेशन होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट a n h and y e raised to the power minus y square upon 2 का whole square will be there multiplied by under root of the h cross upon m omega into dy and it will be equal to the 1। equal to the 1 नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, जिसे हम हिंदी में प्रसामान्यकरण की कंडीशन स्थिति बोलते हैं। सो इसलिए हमने इसको इक्वल 1 के इक्वल रखा है। फर्दर अब हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन ये कहता है कि इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एच एन वाई का होल स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट ऑफ पाई के इक्वल। सो इस स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हम जब हमारी ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें हम देख सकते हैं कि एच एन वाई का होल स्क्वायर और e रेज टू द पावर माइनस ऑफ y स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसकी जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे, तो हमारी अबव इक्वेशन का फॉर्मेट हो जाता है a n का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ द h क्रॉस अपॉन m ओमेगा इंटू 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट ऑफ पाई एंड इट विल बी इक्वल टू द 1। नाउ लेट अस अज्यूम हियर दैट अल्फा इज इक्वल टू द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस। सो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ द अल्फा 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट ऑफ पाई एंड इट विल बी इक्वल टू द 1। सो इस रिलेशन के द्वारा हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मींस ए एन की वैल्यू मिलेगी। सो रीअरेंज करते हैं, देन ए एन स्क्वायर विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द अल्फा अपॉन 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n अंडर रूट ऑफ पाई।
So an will be equal to the alpha upon pi raised to the power 1/4 into 2 raised to the power n factorial n raised to the power -1/2. So इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ द अल्फा अपॉन अंडर रूट ऑफ द पाई इंटू 1/2 रेज टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n रेज टू द पावर हाफ. सो अब हमारे पास में नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई है और हमारा जो वेव फंक्शन था psi n फॉर अ पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट En दैट वाज इक्वल्स टू द an e रेज टू द पावर -y² अपॉन 2 इंटू hn बाय. तो यहाँ से अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करते हैं जिसके लिए n की वैल्यू 0 के इक्वल है, सो फॉर m इक्वल टू द 0 साई नॉट विल बी, साई नॉट के लिए हम a नॉट की वैल्यू निकालेंगे और जब हम इस रिलेशन में n की जगह पे 0 रखते हैं तो a नॉट की वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4. सिमिलरली जब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं जिसके लिए n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, सो उस कंडीशन में a1 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू 1/√2. सो जनरलाइजेशन फॉर्म में हम साई nx की वैल्यू लिखेंगे an इंटू e रेज टू द पावर -y² अपॉन 2 इंटू hn y. अगर हमें उसके x के फॉर्मेट में लिखना हो तो an की वैल्यू अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू 2 रेज टू द पावर n फैक्टोरियल n रेज टू द पावर -12 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर y को हमने x के टर्म में लिखा तो -α(x²) अपॉन 2 इंटू hn विच इज अ फंक्शन ऑफ द x अंडर रूट ऑफ द अल्फा. जहां पे हमने लिखा है y की जगह पे तो लिखा है अंडर रूट ऑफ द m ओमेगा अपॉन h क्रॉस इंटू x एंड y विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ द अल्फा इंटू x, क्योंकि m ओमेगा अपॉन h क्रॉस को हमने अल्फा के इक्वल अज्यूम किया है. सो इस कंडीशन में हमारे पास में ये एक वेव फंक्शन इक्वेशन नंबर 32 के द्वारा हमें एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वेव फंक्शन का फॉर्मूला मिलता है. अब आगे हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास में ये हर्माइट पॉलिनोमियल है दैट इज द hn. सो हर्माइट पॉलिनोमियल का फॉर्मूला दिया जाता है -1 रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर q स्क्वायर dn e रेज टू द पावर -q स्क्वायर डिवाइडेड बाय dqn एंड इट विल बी इक्वल टू द -1 रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर, क्योंकि हमने यहाँ पे y के फंक्शन के लिए लिखा है तो हमारा जनरल फॉर्मूला होगा hn y का -1 रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर y स्क्वायर d रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर -y स्क्वायर dyn. अब यहाँ पे अगर हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करेंगे तो n की वैल्यू 0 के इक्वल होगी. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे तो n की वैल्यू 1 के इक्वल होगी. तो सबसे पहले अगर हम 0th ऑर्डर के हर्माइट पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो उस कंडीशन में n की वैल्यू 0 होगी और n की वैल्यू 0 होने पर h नॉट y, इस रिलेशन में जब हम n की जगह पर 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 के इक्वल. सिमिलरली जब हम n की जगह वैल्यू 1 रखते हैं तो हमें h1y मिलेगा एंड इट विल बी इक्वल टू दी 2y. अगर हर्माइट पॉलिनोमियल ऑफ थर्ड ऑर्डर की सेकंड ऑर्डर की मैं बात करती हूँ तो सेकंड ऑर्डर के लिए n विल बी इक्वल टू दी 2 and h2y will be equal to the 4y square minus 1 and for n equal to the 3 h3y will be equal to the 8y cube minus 12y. तो इस प्रकार से n बराबर 0 के लिए हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए वेव फंक्शन मिलेगा, n बराबर 1 के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन, n बराबर 2 के लिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट वेव फंक्शन. तो इस प्रकार से हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट करते हुए हर्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर सकते हैं और साई n के रिलेशन में पुट करके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. सो यहाँ पे अभी मैं निकाल रही हूँ ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन. ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साई n. an की वैल्यू क्या आई थी अभी हमने ऊपर कैलकुलेट करी है an यानी कि a नॉट की वैल्यू थी अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4. सो साई n जिसमें n की वैल्यू अगर मैं 0 ले रही हूँ तो साई नॉट की वैल्यू होगी a नॉट एंड it is the alpha upon pi raised to the power 1/4 into e raised to the power minus alpha x square upon 2 और h naught y की वैल्यू 1 है. सो ये तो हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन.
अब अगर हमें इस ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को प्लॉट करना है y के साथ में, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ ये हमारा जो एक्सप्रेशन आ रहा है साइन नॉट के लिए, दैट इज द अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय 2 है। सो इसका ग्राफ इस टाइप से हमें मिलेगा। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फॉर द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन। सिमिलरली हम n इक्वल टू 1 के लिए भी हम वेव फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, और जब हम n इक्वल टू द 1 के लिए निकालेंगे दैट विल बी द आइगन फंक्शन फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट ऑफ द 2 मल्टीप्लाइड बाय द अंडर रूट ऑफ द अल्फा अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/4 ई रेज टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू अल्फा एक्स। सो ये हमारा जो psi1 q है, ये psi1 y हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि हमारा यहाँ पे q पैरामीटर y पैरामीटर है। सो सेकेंड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए वेव फंक्शन को। इस प्रकार से हम हायर ऑर्डर के लिए भी वेव फंक्शन लिख सकते हैं। अब आगे हम ये बात कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने क्वांटम मैकेनिकली भी स्टडी किया है और क्लासिकली भी हमने स्टडी किया है। सो नाउ इट इज द टाइम टू प्रेजेंट अ कंपैरेटिवली व्यू फॉर द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, प्रेजेंटिंग अ कंपैरिजन बिटवीन द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। सो अब हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के टर्म में वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर को स्टडी करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जब हम क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो क्लासिकली हम जानते हैं कि वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू द माइनस के एक्स। So it will be equal to the F is equal to the m d2x over dt square। So यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो m d2x over dt square plus kx will be equal to the 0, और यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन आती है फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x यानी कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आता है x बराबर a sin ओमेगा t, वेलोसिटी v का फॉर्मूला आता है a ओमेगा cos ओमेगा t। यहाँ पर जो कैपिटल A है यह है इसका एम्पलीट्यूड है, साथ ही हम v को x की टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड इट विल बी इक्वल टू द ओमेगा अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिकली वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 k x स्क्वायर के इक्वल होती है, और अगर हम यहाँ पे इनके टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं लाइक माइनस a और प्लस a पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 k a स्क्वायर और 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा ये वाला जो कर्व है ये तो पोटेंशियल एनर्जी को शो कर रहा है, और जो ये डैश्ड लाइन है ये उसकी टोटल एनर्जी को बता रही है। तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर प्लस माइनस a पॉइंट की बात करती हूँ तो इन पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी यानी कि E की वैल्यू v पॉइंट से मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं ये जो डैश्ड लाइन है ये टोटल एनर्जी बता रही है, और ये जो कर्व है ये पोटेंशियल एनर्जी बता रहा है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों इस पॉइंट पर इक्वल होगी। अब वो पॉइंट है प्लस माइनस ए। सो एट द वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू द प्लस माइनस ए, ई विल बी इक्वल टू दी वी एक्स, यानी टोटल एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। टोटल एनर्जी 1/2 h क्रॉस ओमेगा एंड इट विल बी इक्वल टू दी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। सो यहाँ से अभी हमने एम्पलीट्यूड यानी कि a की वैल्यू हम निकाल सकते हैं एंड दैट इज विल बी इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी h क्रॉस अपॉन m ओमेगा, इसको हम एनर्जी के टर्म में लिखेंगे। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे। सो a विल बी इक्वल टू दी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी 2e अपॉन m ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम ये कहते हैं कि यदि x पॉइंट पर dx इंटरवल में ऑसिलेटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला दिया जाएगा pc। p मतलब है प्रोबेबिलिटी, c का मतलब है क्लासिकली, क्योंकि हम यहाँ क्लासिकली ऑसिलेटर की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। सो pcx dx की वैल्यू होगी, यहाँ पे हम क्लासिकली x डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल की। सो pcx dx की वैल्यू होती है कि उसने इस इंटरवल में कितना टाइम स्पेंड किया
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। सो अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसमें द्वारा स्पेंड किया गया टाइम है 2dx/v डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम पीरियड है t। अब क्योंकि हम जानते हैं समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल, यानी कि टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 2dx और वेलोसिटी है v। सो p c x dx की वैल्यू हो जाएगी 2dx अपॉन v इंटू दी t। आगे हमने लिखा है t की जगह 2 पाई बाय ओमेगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा आता है ओमेगा dx डिवाइडेड बाय दी v इंटू दी पाई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। सो फाइनल एक्सप्रेशन जो भी हमने लिखा है दैट इज द ओमेगा dx अपॉन v इंटू दी पाई। अभी हमने ऊपर वेलोसिटी का निकाला था, v की वैल्यू आई थी ओमेगा अंडर रूट ऑफ दी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हमने पी सी एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ दी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब टर्निंग पॉइंट्स यानी कि प्लस माइनस a, x इज इक्वल टू द प्लस माइनस a पॉइंट है, इन पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम है। सो y हमने ये अज्यूम किया था दैट y की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ दी अल्फा इंटू दी एक्स। सो dx विल बी इक्वल टू दी dy अपॉन अंडर रूट ऑफ दी अल्फा। तो सिमिलरली हम इसको y की कोऑर्डिनेट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्लासिकली y कोऑर्डिनेट की फॉर्म हो जाएगी pc विच इज अ फंक्शन ऑफ दी y dy एंड इट विल बी इक्वल टू दी, यहाँ पे हम क्या करेंगे dx की जगह लिखेंगे dy अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फा। सो pcy dy will be equal to the dy divided by the under root of alpha into pi under root of a square minus x square। सो यहाँ से हमारा जो अंडर रूट ऑफ अल्फा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फॉर्मेट में हो जाएगा dy अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ द a स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा। सो फाइनली क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में पी सी वाई डी वाई की वैल्यू होगी dy अपॉन पाई अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ y स्क्वायर। सो ये तो अभी हमने यहाँ पे क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट की है। अगर हमें क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी की बात करनी होती है तो उसका फॉर्मूला हम देंगे पी क्यू वाई से। क्यू का मतलब है क्वांटम मैकेनिकली और पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, तो पी क्यू वाई। और क्वांटम मैकेनिकली उसकी प्रोबेबिलिटी दी जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ द साई एन वाई के होल स्क्वायर से। सो अब हम यहाँ पे ये जो हमारा फिगर है इस ग्राफ में हम ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के लिए उसका प्रोबेबिलिटी प्लॉट दैट विल बी फॉर द साइन नॉट ऑफ y का होल स्क्वायर। सो ये हमारा, अब क्योंकि हम यहाँ पे कह रहे हैं माइनस a और प्लस a, इसको हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं माइनस अल्फा a और प्लस अल्फा a पॉइंट पर ये हमारे प्रोबेबिलिटी के कर्व को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर ये तो हमारा साइन नॉट के लिए प्लॉट था, तो सिमिलरली अगर हमें साई 1 के लिए अगर हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दी साई 1 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस कंडीशन में हमारा जो प्लॉटिंग होगी मॉड ऑफ साई 1 y का होल स्क्वायर। ये जो हमारा कंटिन्यूअस लाइन है ये हमारा मॉड ऑफ साई 1 y का होल स्क्वायर का प्लॉट होगा। अब हम यहाँ से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिकली हम देख सकते हैं कि जब x बराबर 0 या y बराबर 0 पॉइंट पर हम देख रहे हैं तो उस कंडीशन में उसकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम देख रहे हैं यानी कि मॉड ऑफ साई एन वाई स्क्वायर की वैल्यू क्वांटम मैकेनिकली x बराबर 0 पर मैक्सिमम है। और जब हम बात करते हैं क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हमने यहाँ पर ये देखा था x बराबर 0 पॉइंट पे। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम देखते हैं तो माइनस a और प्लस a पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है और x बराबर 0 पे
प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिनिमम होती है। ये हमारा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और ऊपर है क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्लासिकली तो हम ये कहते हैं कि x बराबर प्लस माइनस a के बाहर ऑसिलेटर के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली उसके बाहर जाने की कुछ न कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी होती है, और जैसे जैसे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a होता है तो दूरी बढ़ने पर इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कम होती जाती है। बट लेकिन हम क्वांटम मैकेनिकली एक बिहेवियर हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है, लाइक आप यहाँ इस फिगर में देख सकते हैं, अगर हम साइड 10 y के लिए अगर हम प्लॉट करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से आता है। तो मॉड ऑफ साइड 10 y स्क्वायर का प्लॉट हम ये देख सकते हैं इस टाइप से। तो जब हम हायर n की बात करते हैं उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो रिजल्ट आया था वो क्लासिकल रिजल्ट से मैच करता है, यानी कि जो हमारी क्वांटम मैकेनिकल प्रोबेबिलिटी है और क्लासिकल मैकेनिकल जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हमें मिल रही है। हम देख सकते हैं माइनस ए और प्लस ए पॉइंट पर हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मिल रही है। सो फॉर बट इट एग्जिस्ट फॉर द लार्जर वैल्यूज ऑफ n। सो इस प्रकार से अभी हमने यहाँ पर बात करी है इनकी प्रोबेबिलिटी की। अब आगे मैं बात कर रही हूँ 0 पॉइंट एनर्जी की। देखिए क्लासिकली तो हमने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था 1/2 h क्रॉस ओमेगा से, और साथ ही अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 k x स्क्वायर प्लस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो E को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं डेल्टा पी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस 1/2 k डेल्टा x का होल स्क्वायर। ये हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फॉर्मेट में हमने लिखा है, जिसमें हम कहते हैं दैट डेल्टा x डॉट डेल्टा पी एक्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू दी h क्रॉस अपॉन 2। सो यहाँ से हमारे पास में डेल्टा पी एक्स की वैल्यू आती है दैट विल बी इक्वल टू दी h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x। सो यहाँ पे हम टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में डेल्टा पी एक्स की जगह पे h क्रॉस अपॉन 2 डेल्टा x रखेंगे। सो E विल बी इक्वल टू दी 1/2, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1/2 डेल्टा पी एक्स का होल स्क्वायर यानी कि h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस k डेल्टा x का होल स्क्वायर। अगर मैं मिनिमम एनर्जी की बात कर रही हूँ तो उस केस में DE यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेल्टा x के रिस्पेक्ट में 0 होना चाहिए। सो DE ओवर D ऑफ डेल्टा x शुड बी इक्वल टू दी 0। तो यहाँ पे हम इसका डेल्टा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय द माइनस h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 4m इंटू 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x का होल क्यूब प्लस 2k डेल्टा x एंड इट विल बी इक्वल टू दी 0। यहाँ पे जब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में डेल्टा x की वैल्यू आती है and that will be equal to the h cross square upon 4mk, और डेल्टा x स्क्वायर की वैल्यू होगी h क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ mk। सो अब फाइनल अगर हमें ये मिल गया है कि डेल्टा x की इस वैल्यू पर ऑसिलेटर की एनर्जी मिनिमम होगी, तो अब हमारे पास में जो ये फॉर्मूला था E का, इस फॉर्मूले में हम डेल्टा x की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। ये हमारा फॉर्मूला है E का, और इसमें अगर हम डेल्टा x की वो वैल्यू पुट कर दें तो हमें E मिनिमम मिलेगा। सो हमने यही किया है, उस फॉर्मूले में हमने डेल्टा x की वैल्यू पुट की एंड दैट इज इक्वल टू दी h क्रॉस अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ mk। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू इक्वल आती है 1/2 h क्रॉस ओमेगा के। सो ये हमने एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए 0 पॉइंट एनर्जी, जिसे हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी भी कहते हैं, वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। सो वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हमने क्लासिकल मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया, वहीं दूसरी ओर हमने इसको क्वांटम मैकेनिकली भी स्टडी किया। दोनों केसेस में हमने उसके लिए प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट किया और एक कंपैरेटिवली व्यू हमने उसके लिए प्रेजेंट किया है, और करेस्पॉन्डिंग n की वैल्यूज के लिए उसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या होगी ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सो अब बात आती है इस टॉपिक पर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है।
सो एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट राइट द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, obtain expressions for energy eigen values and eigen functions and discuss the results obtained. So this is a question which may be asked on this topic in examination. Thank you so much.